Hi everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम CSIR नेट और GSET का सिलेबस। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे HSAB प्रिंसिपल। व्हाट इज़ HSAB प्रिंसिपल, विच इज़ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म होगा। तो क्या है HSAB प्रिंसिपल, सबसे पहले वो हम देख लेंगे। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हमें ये इंडिकेट करता है कि जो हार्ड एसिड होंगे वो प्रिफर करेंगे बॉन्ड विथ हार्ड बेस, यानी कि एसिड और बेस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें जो हार्ड एसिड होगा वो हार्ड बेस के साथ जुड़ेगा और सॉफ्ट एसिड प्रिफर करेगा सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ना। ठीक है, तो ये सिंपल प्रिंसिपल है HSAB प्रिंसिपल। This principle predict the stability of coordination compound formed between acid and base, यानी कि एसिड और बेस के बीच में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि कंपाउंड बनेगा। अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा कि कम स्टेबल बनेगा। तो वो जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ये जो प्रिंसिपल है वो हमें इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन जो होगी, यानी कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, यानी कि सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट के साथ जुड़ेगा। सॉफ्ट एसिड अगर सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ रहा है तो होगा सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन आर मोस्ट स्टेबल, यानी कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होगी वो स्टेबल होगी। तो मान लीजिए कि हार्ड एसिड अगर सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा एज़ कंपेयर टू हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। तो ये था पूरा प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल। अभी हार्ड एसिड कौन से होते हैं, हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि ये हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है और ये सॉफ्ट बेस है। तो इस तरीके का एक टेबल फॉर्म में आप इस चीज़ को याद रखिए। हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले तो उसकी जो साइज़ होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के पास वो कम होंगे। केटायन ऑफ हायर चार्ज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड ऐसी स्पीशीज़ होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखती हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हो, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो केटायन जो होगा वो हायर चार्ज होना चाहिए, +3 +4 +5। ठीक है, तो केटायन ऑफ हायर चार्ज वाली स्पीशीज़ होगी और नॉट इजीली पोलराइजेबल, यानी कि उसे आप पोलराइजेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्ड एसिड जो है उसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्ट एसिड की इससे एग्जैक्टली अपोजिट है, लार्ज साइज होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केटायन ऑफ स्मॉलर चार्ज, यानी कि +1 +2 चार्ज के केटायन आपको देखने को मिलेंगे और इजीली उसको पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रखिए कि जो हार्ड चीज़ होती है उसको हम इजीली कट नहीं कर सकते और जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो हमें इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड एसिड को हम इजीली पोलराइज नहीं कर सकते, सॉफ्ट एसिड को हम इजीली पोलराइज कर सकते हैं। हार्ड बेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो होंगी वो होगी इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हो, तो उसे हम बेस बोलेंगे। तो उसमें भी हार्ड बेस किसे बोलेंगे, डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो भी डोनर एटम होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हार्ड बेस में काउंट होगा। नॉट ईजिली पोलराइजेबल, सिंपल की हार्ड है तो वो ईजिली पोलराइजेबल नहीं होगा। सॉफ्ट में एक ही चीज़ याद रखनी है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जितने भी कंपाउंड होंगे तो वो आपके क्या होंगे, सॉफ्ट बेस हो गया। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है, तो वो हार्ड बेस में काउंट होंगे। ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो नीचे वाले जितने भी कंपाउंड होंगे तो वो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है, क्योंकि वो पूरे ग्रुप के अंदर नीचे है। ठीक है, सबसे लास्ट में है,
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो सॉफ्ट बेस में काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से हार्ड एसिड कौन सा है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, तो आपको पता चले। सबसे पहले तो केटायन होना चाहिए, तो वो हमारा एसिड होगा। और हार्ड यानी कि स्मॉल साइज़ होनी चाहिए, तो स्मॉल साइज़ है, हाई चार्ज वाले होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको हाई चार्ज जो है वो डिस्टिंग्विश करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इंडियम +3, टिटानियम +4, जिरकोनियम +4 आप देख सकते हो, ठीक है। गैलियम +3, कुछ कुछ केसेस में मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। देखिए यहाँ पे चार्ज जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा, +1 चार्ज ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, इनके जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो हार्ड एसिड में काउंट होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन चार्जेबल एसिड होंगे जैसे कि BF3, ALH3, हेलोजन हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, AlCl3, तो ये सारे भी हार्ड एसिड के अंदर काउंट होंगे। अगर सॉफ्ट एसिड की बात करें तो इनकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी और लो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। एक यहाँ पे मैंने येलो कलर से मार्क करा है, कैडमियम, कॉपर, पैलेडियम, Ag और Au, ठीक है। यानी कि सिल्वर है, गोल्ड है, कैडमियम एंड कॉपर +2 मेटल्स जो होंगी वो सारी सॉफ्ट एसिड में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो आपकी सॉफ्ट एसिड में आएगी। I2Br2, RO+, RS+, नाइट्रोजन BH3। ज़्यादातर ऑक्सीजन के होंगे, थायो यानी कि सल्फर के ग्रुप होंगे, यहाँ पे हेलोजन होंगे। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मेटल्स होंगी, AgAu, पैलेडियम, प्लेटिनम, कैडमियम होंगे, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे सल्फर और नाइट्रोजन, यानी कि जो इनऑर्गेनिक मेटल्स हम पढ़ते हैं वो सारे सॉफ्ट एसिड के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हार्ड और सॉफ्ट एसिड के अंदर ये दोनों जो कंपार्टमेंट है वो समझ में आए होंगे। अभी हम हार्ड बेसिस की अगर बात करें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, फॉस्फोरस की होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनके ऊपर ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज है, -2, -3, यहाँ पे भी -3 आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग, फॉस्फोरस कंटेनिंग ज़्यादातर आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। जबकि अगर आप लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि सॉफ्ट बेस की बात करो तो कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेगा। बेंजीन, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। थायोसाइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हाइड्रोजन I-, R- यानी कि अल्काइल ग्रुप, फॉस्फोरस जो होंगे वो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएंगे, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो फॉस्फोरस तो है लेकिन इसके पास ऑक्सीजन भी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे भी सल्फर है लेकिन उसके पास सिर्फ अल्काइल ग्रुप है, C2H4 यानी कि इथिलीन है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बेंजीन, आयोडीन माइनस, हाइड्रोजन माइनस, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे मेजरली आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे सॉफ्ट बेस के अंदर, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी जो HACCP प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन का पोर्शन है वो जो है वो हम PDF में से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ HACCP प्रिंसिपल, यानी कि HACCP प्रिंसिपल हमें कहाँ पे यूज़ होता है। एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे एसिड और बेस के बीच में तो कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हमने देखा कि हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें शो करता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ag+ सॉफ्ट एसिड में हमने देखा, I- हमने सॉफ्ट बेस में देखा। तो अगर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी तो AgI2 जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर Ag+ यानी कि सॉफ्ट एसिड की हार्ड बेस के साथ रिएक्शन हो जाए, यानी कि F-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप में होते हैं। सबसे ऊपर जो होगा टॉप में वो फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम काउंट करेंगे हार्ड बेस के अंदर, ठीक है। तो अगर हार्ड बेस जो है वो हमारे सॉफ्ट एसिड Ag+ के साथ रिएक्ट करेगा तो AgF2 तो बनेगा लेकिन वो अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो रही है।
तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसाइड करने में HCB जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोर्स ऑफ रिएक्शन वो हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन बिटवीन लिथियम आयोडाइड एंड सीजियम फ्लोराइड ऑलवेज प्रोसीड टू गिव लिथियम फ्लोराइड and cesium iodide. There is more stability of product due to hard soft combination. यानी कि लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड की जब हम रिएक्शन करेंगे तो लिथियम हमारा हार्ड है, आयोडीन हमारा सॉफ्ट है, सीजियम हमारा सॉफ्ट है, फ्लोरीन हमारा हार्ड है। तो एक पूरा कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में से लिथियम हार्ड और इस कंपाउंड में से फ्लोरीन हार्ड। तो हार्ड इंटरेक्शन से लिथियम और फ्लोरीन जुड़ जाएंगे और हार्ड इंटरेक्शन से बनाएंगे। और सॉफ्ट यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे सॉफ्ट सीजियम है, तो सीजियम आयोडाइड का सॉफ्ट इंटरेक्शन वाला कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। कैल्शियम सल्फाइड जो है उसमें कैल्शियम हार्ड है, सल्फर सॉफ्ट है, तो कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन एज अ हार्ड बेस होगा। तो यहाँ पे हार्ड ऑक्सीजन यानी कि हार्ड इंटरेक्शन हो गया और H2 बचेगा, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और H2S विच इज़ अ सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे भी आपको कॉपर फ्लोराइड का हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड देखने को मिलेगा। चलिए, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन करने के लिए भी हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। एसिड एंड बेस कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड और सॉफ्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि इफ़ बेस इज अ सॉफ्ट बेस देन द रिएक्शन विद सॉफ्ट एसिड विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर सॉफ्ट बेस रिएक्ट कर रहा है सॉफ्ट एसिड के साथ तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि एरो राइट साइड की तरह जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सॉफ्ट एसिड है, Hg+ के साथ CH3 जुड़ा हुआ, इस BH के अंदर B जो है वो हमारा क्या है, बेस है और बेस सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट बेस अगर सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला एरो जो है वो आपको राइट साइड जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बेस हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बेस जो है वो हमारा हार्ड है और ये हमारा सॉफ्ट है, यानी कि हार्ड बेस की रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, सॉफ्ट के साथ। तो अगर सॉफ्ट के साथ है तो ये वाला जो एरो है वो उल्टी तरफ जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चीज़ें नहीं होंगी। सिमिलरली अगर हम एसिड की बात करें तो AF- तो A+ होगा। A+ जो है वो सॉफ्ट एसिड लाइक Ag+ हम ले सकते हैं। तो अगर A हमने सॉफ्ट एसिड लिया और ये हमारा सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट इंटरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर A हमारा हार्ड एसिड होगा यानी कि Na+ होगा तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होगा विच इज़ अनस्टेबल रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम HCB प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन ओवर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से अकरेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के जो क्रस्ट, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो क्रस्ट है उसका एक लेयर है, उसके अंदर आपको सोडियम प्लस, K+ यानी कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, ये जो सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं वो हमें हमारी अर्थ में से मिलते हैं। तो कैसे मिलेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से मिलेंगे। अकर्स एज देयर ऑक्साइड यानी कि कार्बोनेट्स हेलाइड के तौर पे मिल सकते हैं। ऑक्साइड यानी कि O-2, CO3 यानी कि कार्बोनेट और क्लोरीन F- यानी कि हेलाइड। तो हेलाइड और कार्बोनेट और ऑक्साइड के तौर पे हमें जो है वो इतने मिनरल्स मिलेंगे। जबकि Cu+, Ag+, सीजियम, Hg+2, कैडमियम, पैलेडियम, तो ये सारे हमने क्या देखे, सॉफ्ट एसिड देखे। हार्ड एसिड जो है वो हमें ऑक्साइड, कार्बोनेट, फ्लोरीन, क्लोरीन यानी कि हेलाइड के तौर पे मिलेंगे। लेकिन जो सॉफ्ट एसिड है ये वाले सारे जो एग्जांपल दिए तो वो अकर होते हैं एज सल्फाइड और आयोडाइड, यानी कि I- और S-। तो आपने देखा होगा कि कैडमियम सल्फाइड मिलेगा हमें, Hgi मिलेगा हमें, सीजियम आयोडाइड या सीजियम फ्लोराइड मिलेगा, Agi मिलेगा हमें, Agi2 मिलेगा, ठीक है, कॉपर आयोडाइड मिलेगा। तो जितने भी सॉफ्ट एसिड हैं वो एज सल्फाइड के तौर पे मिलेंगे या फिर आयोडाइड के तौर पे मिलेंगे। वाइल बॉर्डर लाइन यानी कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बॉर्डर पे है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है,
बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो है Fe, निकल, जिंक, Pb यानी कि लेड और कोबाल्ट। तो वो अकर होते हैं बोथ सॉफ्ट बेसिस एंड हार्ड बेसिस के तौर पे, यानी कि सल्फाइड के तौर पे भी मिलेंगे, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट के तौर पे भी हमें मिलेंगे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट की जो प्रॉपर्टी है वो बेयर करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको याद रही कि अकरेंस ऑफ ऑर्स इन मिनरल्स। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर हार्ड एसिड है तो वो ऑक्साइड, कार्बोनेट और हैलाइड के तौर पे हमें मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? अर्थ में से मिलेंगे। और जो सॉफ्ट एसिड है वो हमें मिलेंगे एज सल्फाइड के तौर पे और एज आयोडाइड के बेस में। ठीक है, तो सल्फाइड और आयोडाइड के बेस में हमें मिलेंगे। बॉर्डर लाइन जो होंगे वो ऑक्साइड, सल्फाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट सभी के तौर पे हमें मिलेंगे। कैटालिटिक पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑल सॉफ्ट बेसिस विच कैन कॉम्प्लेक्स विथ मेटल इन एटॉमिक स्टेट, यानी कि सॉफ्ट एसिड विल एक्ट एज पॉइजन टवर्ड्स मेटल कैटलिस्ट। जितने भी सॉफ्ट बेस होंगे वो अगर एटॉमिक स्टेट में यानी कि मेटल के तौर पे सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ेंगे तो वो पॉइजनियस हो जाएंगे टवर्ड्स कैटलिस्ट। यानी कि किसी भी कैटलिस्ट की कैटालिटिकल प्रॉपर्टी को अगर हमें स्टॉप करना हो तो उसे हमें पॉइजन देना पड़ेगा। पॉइजन से मर जाती है चीज़, राइट? तो पॉइजन देना पड़ेगा। तो पॉइजन देने के लिए हम क्या करेंगे? सॉफ्ट बेस को रिएक्ट करवाएंगे सॉफ्ट एसिड के साथ जो मेटल के तौर पे है, तो वो एक्ट करेगी पॉइजन की तरह। ठीक है, ऑल मेटल एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट M0 होगा, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और सॉफ्ट एसिड एंड निकल, प्लेटिनम, कैडमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा मेटल कैटलिस्ट। तो मेटल कैटलिस्ट इतने होंगे और सॉफ्ट एसिड कितने होंगे? ये वाले सॉफ्ट एसिड होंगे। तो दीज आर पॉइजनियस बाय सब्सटेंस लाइक CO, कार्बन मोनोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनियस होंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आल्कीन हो गया, अल्काइंस हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फीन यानी कि फॉस्फोरस के कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनो आर्सेनिक यानी कि R3 आर्सेनिक हो गया, एक्सेट्रा, ड्यू टू सॉफ्ट इंटरेक्शन बनेंगे। नॉर्मल हार्ड बेस यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे हार्ड बेसिस होंगे। डू नॉट एक्ट एज पॉइजन मेटल एटम बीइंग हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, यानी कि जो मेटल होंगे वो कैसे होंगे? सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड के तौर पे होंगे, लेकिन हार्ड बेस यानी कि NaO फ्लोरीन यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वो तो हार्ड बेस हैं, तो वो सॉफ्ट मेटल के साथ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन नहीं दिखाएंगे, यानी कि कम दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू, अभी ये वाली जो चीज़ है वो इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, ये इसकी क्या है? लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू HCCB प्रिंसिपल फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, यानी कि नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होती है। सॉफ्ट बेस SO3-2 है, HF जो है वो हार्ड एसिड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हार्ड एसिड होगा। तो सॉफ्ट और हार्ड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी विच इज़ अनस्टेबल। बट दिस रिएक्शन अकर्स बिकॉज स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट बेस SO3-2 जो है वो क्या करेगा? हार्ड एसिड वाले फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस वीकर हार्ड बेस, यानी कि F- को वो क्या करेगा? डिप्लेस करेगा, यानी कि रिप्लेस करेगा। सिमिलरली OH- जो है वो स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस है, ये हार्ड बेस है, डिस्प्लेसेस SO3-2 विच इज़ अ सॉफ्ट बेस। तो OH- क्या करेगा? इस SO3- को रिप्लेस कर देगा। हमने क्या देखा HCCB प्रिंसिपल में? हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन से स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? OH- जो है वो SO3- को रिप्लेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे SO3- जो है एज अ सॉफ्ट निकल जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन जो है, यहाँ पे SO3- जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन फ्लोरीन निकल रहा है, फ्लोरीन इसके साथ जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो HCCB प्रिंसिपल की इतनी लिमिटेशंस है कि कुछ रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हार्ड एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस को रिप्लेस कर रहा है। इसकी वजह से रिप्लेसमेंट हमें नहीं देखना है, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता हुआ चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशंस हुई। तो इतनी चीज़ें थी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन के ऊपर। आई होप आपको HCCB प्रिंसिपल के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। यहाँ से आपको MCQ पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो एक बार अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज़ जो आपको
देखने को मिलेगी MCQ के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड एसिड इतने होंगे, सॉफ्ट एसिड इतने होंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। हार्ड बेसिस इतने होंगे और हार्ड सॉफ्ट बेसिस इतने होंगे। इसी तरीके से आपको 2 कॉलम बना के देंगे, हार्ड एसिड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि हार्ड बेस के साथ इसको ज्वाइन करिए और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखेगा। तो हार्ड एसिड को आपको हार्ड बेस के साथ जोड़ना होगा, तभी आप जोड़ पाओगे जब आपको जो हार्ड बेस है वो कौन कौन से पता होगा। अगर आपको बोला जाए कि सॉफ्ट बेस है, इसको आप सॉफ्ट एसिड के साथ जोड़ के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट एसिड कौन से हैं। तो इसी की वजह से आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रखनी होगी। एक MCQ यहाँ से पूछा जा सकता है कि हार्ड एसिड पोलराइजेबल है कि नहीं है। तो याद रखिए कि हार्ड चीज़ों को काटना मुश्किल होता है। मुश्किल इट मीन्स नॉट ईजीली पॉसिबल। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि नॉट इजीली पोलराइजेबल। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू। जैसे आपने देखा होगा pH वैल्यू, वैसे ही Ka वैल्यू होगा। जैसे आपने देखा होगा POH वैल्यू, वैसे ही pKa वैल्यू होगा। ठीक है, तो pKa वैल्यू के टर्म्स में हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उस चीज़ को हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।